बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमारा आज का जो लेक्चर है एवरीडे साइंस के कुछ जनरल प्रॉब्लम्स के साथ रिलेटेड है। इनफैक्ट जैसे मैंने आपको बताया कि आपका जनरल नॉलेज, इसकी जो प्रिपरेशन है ये एक कंटिन्यूस वर्किंग का नाम है। ये ऐसी प्रिपरेशन नहीं है कि आप कोई भी एक सिंगल बुक उठाएं और उसके बाद आप उसको पढ़ना शुरू कर दें और कहें कि जी मैं जनरल नॉलेज का पेपर प्रिपेयर कर चुका हूँ। ऐसा नहीं होता। इसके लिए मल्टीपल बुक्स, और अगर हम बात करें एवरीडे साइंस के हवाले से, जैसा कि CSS के हवाले से या CJKP के, या उसके अलावा CJ पंजाब या अदर जो आपके एग्ज़ाम हैं जिसके अंदर जनरल नॉलेज और एवरीडे साइंस के क्वेश्चंस होते हैं, तो वहाँ पे कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो बेसिकली इंतहाई बेसिक लेवल का होगा वो हमसे पूछा जा सकता है। वो ऐसी चीज़ होगी जो हमारे इर्द गिर्द होगी, बट कभी हमने उसको उस लिहाज से ना देखा होगा, ना कभी हमने उस लिहाज से सोचा होगा कि ऐसा है या ऐसा नहीं है। तो ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस करने हैं आज के, जो हमारे बेसिक और कॉमन लाइफ के प्रॉब्लम है। सबसे पहले थोड़ा सा हम ओजोन लेयर के बारे में जान लेते हैं, सिर्फ इतना कि ओजोन लेयर हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। तो ओजोन लेयर बेसिकली करती क्या है कि जो सन है, सन की जो अल्ट्रा वायलेट रेज़ हैं, अगर ओजोन लेयर ना हो तो सन की अल्ट्रा वायलेट जो रेज़ हैं वो इन ह्यूमन बीइंग्स और जो एनिमल्स इस प्लेनेट पे रहते हैं, अर्थ पे रहते हैं, उनके लिए हद से ज़्यादा नुकसानदेह हो, जिसमें कैंसर और इस किस्म की बहुत सी बीमारियां उस रेज़ की वजह से हो सकती हैं। तो बेसिकली ओजोन लेयर, कभी कभी आपने सुना होगा जी ओजोन लेयर में कहीं पर अगर कोई सुराख हो जाए तो फिर उसके बाद, अब जब ये कोरोना आया था तो कोरोना के अंदर आप लोगों ने बहुत से भी ज़्यादा एक कैप्शन सुना होगा, द अर्थ इज़ हीलिंग। क्या मतलब था अर्थ इज़ हीलिंग, कैसे हो गया था कोरोना के अंदर, ऐसा क्या हुआ था, लोग मर रहे थे, अर्थ इज़ हीलिंग, उसमें ऐसा क्या था। सब लोगों को पता है कि जब कोरोना आया था तो कोरोना में इनफैक्ट ये हुआ था कि हर तरफ ऑलमोस्ट वर्ल्ड वाइड लॉकडाउन्स लग गए थे, अगर आपको पता हो तो ऐसा ही हुआ था ना। एयरपोर्ट्स बंद हो गए थे सारे के सारे, मैक्सिमम फ़्लाइट्स क्या हो गई थी, ख़त्म हो गई थी। विद इन द सिटी जब ये एक्सट्रीम पे पहुंचा तो क्या हुआ कि 2-3 महीने दरमियान में आपका इवन इस तरह का लॉकडाउन लगा कि हर गाड़ी बंद कर दी गई, रोड सुनसान हो गए, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वो बंद कर दी गई, रेलवे और इस किस्म के तमाम जो बसेस। और ये हुआ क्या बेसिकली, जब ये सब कुछ, सबसे बड़ा जो सोर्स है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का वो क्या है, हमारी ये मैकेनिकल व्हीकल्स और ट्रांसपोर्ट्स और ये तमाम चीज़ें, उसके अलावा फैक्ट्रीज भी हैं, उसके अलावा हमारी जो डिफरेंट, जब हम जाते हैं शॉपिंग मॉल्स या कुछ भी ऐसी जगह, तो हुआ क्या था वहाँ पे, सब कुछ जब क्लोज़ हो गया, इंसान की एक्टिविटीज़ क्लोज़ हो गई, तो वो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो कि ओजोन लेयर के नुकसान का बायस बन रही थी, ऑटोमेटिकली क्या होगी, वो पोल्यूशन जब कम हुई तो ओजोन लेयर को एक मौका मिला कि जिसमें वो ख़ुद को रिपेयर कर सके और दोबारा जो है अपनी असल पोजीशन पर आ सके। इस वजह से जो हमारे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थे जो प्लेनेट अर्थ फेस कर रहा था वो कम हुए। तो हमने कहा कि कोरोना के दौरान अर्थ इज़ हीलिंग। अर्थ क्यों हील कर रही थी, क्योंकि ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाने वाली जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है वो ख़त्म हो गई थी, और उसके बाद ओजोन लेयर अपनी वापस असल पोजीशन पर आ रही थी। और ओजोन लेयर का बेसिक ऑब्जेक्ट क्या है कि जो सन की अल्ट्रा वायलेट रेज़ हैं उससे हमें ये बचाती है। और वो सन की अल्ट्रा वायलेट रेज़ से क्या होगा, इंसान जो है अगर वो जिस्म पर डायरेक्ट पड़ती हैं तो बहुत सी मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां इंसान को लग सकती हैं, जिसके अंदर मैंने आपको बताया है कि कैंसर और इस किस्म की बहुत सी स्किन डिजीज़ हो सकती हैं। एक और क्वेश्चन आता है कि जनाब जो स्काई फ्रॉम द मून, उसका कलर क्या होगा। अब यहाँ से अगर हम देखते हैं स्काई को, एक तो हमें पता है कि स्काई को अगर हम देखें अर्थ से, कौन सा कलर है स्काई का, ब्लू कलर है। जब मून से देखेंगे तो कौन सा कलर है, जब मून से आप देखेंगे तो इसका कलर क्या होगा, स्काई का ब्लैक कलर होगा। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि मून का कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। हमारे एटमॉस्फेयर की वजह से हमें जो स्काई है, अगर हम अर्थ से देखें तो क्या नज़र आता है। एक बचपन में एक सवाल बड़ा आता था और लोग उस पर भी गलत होते थे कि जब हम ज़मीन पे खड़े होकर चाँद को देखते हैं तो किधर देखते हैं, ऊपर की तरफ देखते हैं। अगर हम चाँद पे खड़े होकर ज़मीन को देखेंगे तो किधर देखेंगे, तो लोग कहते थे नीचे की तरफ देखेंगे। तो जब आप चाँद की सरफेस पे खड़े होंगे तो वो सरफेस ऐसी ही होगी, नीचे देखें तो क्या नज़र आएगा, चाँद की सरफेस नज़र आएगी। ज़मीन देखने के लिए उधर भी किधर देखना पड़ेगा, ऊपर ही देखना पड़ेगा। चाहे आप ज़मीन पे खड़े होकर चाँद को देखें या चाँद पे खड़े होकर ज़मीन को देखें, देखना आपको किस तरफ पड़ेगा, ऊपर की तरफ ही देखना पड़ेगा, नीचे की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। बट अगर आप चाँद से आसमान को देखेंगे तो आसमान का कलर ब्लैक है, और उसका रीज़न पूछा जाता है कि क्यों, क्योंकि चाँद का कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है। आप देखते हैं कि जो लोग खला में जाते हैं या खला से ऑनवर्ड आगे जाते हैं तो वो किस तरह मूव करते हैं, और वो एक स्पेशल किस्म का लिबास पहनते हैं।
वो स्पेशल किस्म का लिबास क्यों पहनते हैं, उसकी रीज़न ये है कि अल्लाह ताला ने जो एक सिस्टम बनाया है इंसान के जिस्म के अंदर, जो भी एक सिस्टम है, अंदर से एक बाहर की तरफ प्रेशर जो है वो एग्जर्ट हो रहा है, और सेम जो हमारा एटमॉस्फेयर है ये एक ख़ास प्रेशर हमारे जिस्म के ऊपर बाहर की तरफ से हम पर प्रेस कर रहा है, और वो इतना बैलेंस्ड प्रेशर है कि अंदर और बाहर का प्रेशर ऐसा है कि हम अपनी नॉर्मल वर्किंग रूटीन उसमें चलते हैं, सारे काम करते हैं। और जब आप खला में जाते हैं तो जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। एक्सटर्नल प्रेशर ख़त्म होने की वजह से क्या होता है, इंटरनल प्रेशर जो है वो इंसानी जिस्म के फटने का सबब हो सकता है, या किसी भी ऐसी चीज़ को वो लॉस कर सकता है। तो इसलिए क्या होता है कि वो एक जब खलाबाज जाते हैं तो ख़ास किस्म का क्या करते हैं, वो उसमें लिबास पहनते हैं, और उसके बाद वो लिबास कर क्या रहा होता है, उनको उस सारे माहौल में सर्वाइव रहने के लिए उनको जो है वो तमाम ज़रूरियात प्रोवाइड कर रहा होता है। उसके बाद कभी आप लोगों ने सड़क के ऊपर देखा होगा कि सड़क के जो शार्प कर्व होते हैं, जब आप सड़क पे मुड़ते हैं तो एक जो शार्प मोड़ होते हैं वो कभी भी इस तरह नहीं होगा कि बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होंगे। अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको ये रोड कहूँ तो कभी ऐसा नहीं होगा कि जो सड़क का मोड़ होगा वो बिल्कुल इस तरह करके सीधा सीधा होगा, लेकिन क्या होगा, अगर आप गौर से देखेंगे तो अंदर की तरफ से थोड़ा सा इस तरह करके रोड क्या होगा, झुका हुआ होगा। उसका रीज़न क्या है, अगर ये रोड इस तरह करके झुका हुआ ना हो तो रोड का जो ड्रिफ्ट है वो गाड़ी को क्या करेगा, उठाकर बाहर की तरफ फेंक देगा। तो इसलिए जितने भी आप रोड्स देखते हैं कि जो उनकी बेंट होते हैं, टर्निंग पॉइंट होते हैं, वहाँ पर वो हमेशा क्या होते हैं, थोड़ा सा झुके हुए होते हैं। उसके बाद एक चीज़ आपने कभी नोट की होगी, गाड़ियों की बात कर लेते हैं हम लोग। जो जापान की गाड़ियाँ आती हैं पाकिस्तान में, कभी आप बैठे हैं जापान वाली गाड़ियों में, चाहे होंडा या जो भी गाड़ी होगी, जापान वाली गाड़ी में बैठें तो हर जंप के ऊपर वो लग रही होती है। कभी ये चीज़ नोट किया आपने, जापानी जो गाड़ियाँ होती हैं वो थोड़ा सा क्या होती हैं, नीचे होती हैं, और वो हर जंप के ऊपर जो है वो 4 बंदे बिठा लो तो हर जंप के ऊपर ज़रूर उसने जो है ना जंप को क्या करना होता है, टच करना होता है। जो पाकिस्तान की गाड़ियाँ होती हैं ये क्या है, जो नॉर्मली पाकिस्तान में जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो गाड़ी थोड़ी सी क्या रखी जाती है, ऊपर। ये गाड़ी के ऊपर या गाड़ी के नीचे होने से फ़र्क क्या पड़ता है, गाड़ी के ऊपर या गाड़ी के नीचे होने से बेसिक फ़र्क ये पड़ता है कि अगर गाड़ी जितना नीचे होगी उसकी रोड ग्रिप उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि उसका फासला कम होगा। और जो अक्सर जैसे ये आप देख लें, ये जो कैरी डब्बे या इस तरह की गाड़ियाँ होती हैं ये बड़ी जल्दी एक्सीडेंट का शिकार हो जाती हैं। रीज़न क्या होता है कि इनकी हाइट क्या होती है, ज़्यादा। हाइट ज़्यादा होने की वजह से इनकी जो रोड ग्रिप है ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। तो जब गाड़ी नीचे होगी उसकी रोड ग्रिप तो ऑटोमेटिकली क्या होगी, ज़्यादा होगी, लेकिन उसके लिए रोड ग्रिप ज़्यादा होने के साथ साथ उसका जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो भी डेफिनेटली क्या होगी, कम होगी, क्योंकि उसको ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ेगा। जितना एरिया किसी भी चीज़ का टच होगा ज़मीन के साथ, उसके लिए उसको आगे मूव करने के लिए ज़ोर भी क्या करना पड़ेगा, उतना ही ज़्यादा लगाना पड़ेगा। उसके बाद है कि माउंटेन के हवाले से एक सवाल आपने हमेशा सुना होगा कि जब भी हम माउंटेन की बात करते हैं तो 2 से 3 बातें आप देख लें। एक तो जो पहाड़ी इलाके के लोग हैं उनको गिल्लड़ का जो मर्ज़ आपने देखा ना, गला थोड़ा सा बढ़ सा जाता है, गटर, तो उनमें अगर आप देखेंगे तो उनमें ये मर्ज़ थोड़ा ज़्यादा होगा। उसकी क्या रीज़न है, ये पूछी जाती है। दूसरा, माउंटेन पर जो मीट वगैरह है ये गलने में ज़्यादा टाइम लेता है। और तीसरा कि माउंटेन पर जो वाटर है वो जल्दी बॉयल हो जाता है। ये 3 सवाल अक्सर पूछे जाता है कि इसका रीज़न क्या है। उसके रीज़न में जो पहला रीज़न है, अगर हम बात करें, ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड हैं। इंटरलिंक्ड किस तरह है दोनों आपस में, कि माउंटेन्स पर क्योंकि अल्टीट्यूड जैसे जैसे हाई होता है बॉइलिंग पॉइंट, वैसे ये आपस में इनका इन्वर्स रिलेशन है। जितना अल्टीट्यूड हाई होता जाएगा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट वैसे क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है वाटर का, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है जनाब। जो बॉइलिंग पॉइंट जिसके ऊपर जो आपका पानी है वो भाप में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर हम कहेंगे कि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है तो पानी गर्म क्या होगा, जल्दी गर्म होगा। जैसे जैसे अल्टीट्यूड बढ़ता है, हाइट ज़्यादा होती है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होना लग जाता है। जब हम ज़्यादा हाइट पे चले जाते हैं तो पानी जल्दी बॉयल हो जाता है। तो एक तो ये फ़ायदा हो गया, पानी क्या हो गया, जल्दी बॉयल हो गया। अब आपने अपना एक छोटा सा तजर्बा कर लेना, आप गोश्त ले लें और उस गोश्त को आप नॉर्मल ठंडे पानी में हल्की आंच के ऊपर आप पकाना शुरू कर दें, और या उसी गोश्त को सेम उसका कुछ हिस्सा गर्म पानी के अंदर डालें और उसको पकाना शुरू करें। जो ठंडे से गर्म में पकेगा वो जल्दी पकेगा, और जो ऑलरेडी गर्म पानी में डाला जाएगा उसको पकने में टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लग जाएगा। तो यहाँ पर मसला क्या होगा, यहाँ पर मसला यही होता है कि जो आपके पहाड़ है वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट क्या हो चुका होता है, कम। पानी जल्दी उबल जाता है, गर्म हो जाता है, लेकिन वो जो गोश्त को उसके हवाले से एक ख़ास आहिस्ता आहिस्ता एक हीट चाहिए होती है बॉयल होने के लिए या पकने के लिए, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, फिर उसको प्रॉपर तरीके से नहीं मिलती, जिसकी वजह से
जो पहाड़ी इलाके, इन दोनों का जो जवाब है बेसिकली, इन दोनों का जवाब यही है कि पहाड़ी इलाकों में क्योंकि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है, पानी जल्दी गर्म हो जाता है, लिहाजा गोश्त को पकने में क्या लगता है, टाइम ज़्यादा। और इसी की वजह से जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पर जो पानी अवेलेबल होता है, जो भी मामला, उसमें आयोडीन की कमी होती है। और आयोडीन आप सब लोगों को पता है कि आयोडीन का जो कमी है वो बेसिकली गिलहड़ के मर्ज़ का एक बहुत बड़ा सबब है। और कभी कभी रिसर्च हुई, नो डाउट ये है, फैक्ट है, इसमें कोई भी शक नहीं है, लेकिन अगर कभी कोई रिसर्च किसी ने ज़िंदगी में की तो आपको इसके पीछे कितनी बड़ी साजिश नज़र आएगी कि आप हैरान रह जाएंगे। इस वक्त आप कितने लोग बैठे हैं, जितने लोग ऑनलाइन बैठे हैं, आप सब लोग बैठे हैं, मुझे ये बताएं, सबके घरों में आयोडीन वाला नमक होता है या नहीं होता? सबके घर को एक सिंगल बंदा बताए जो पिंक साल्ट खाता हो? सबके घरों में वही नेशनल वाला, शान वाला, वही पैकेट वाला नमक आ रहा होगा। ये आज से कोई 20-25 साल पहले अगर आपको जहन में हो तो ये बड़ा एक मामला चला था, और गिलहड़ के मर्ज़ की वजह से हमें क्या किया गया, पिंक साल्ट से दूर किया गया, और किस साल्ट की तरफ हमें लाया गया, आयोडीन साल्ट की तरफ हमें ला दिया गया। तो आयोडीन साल्ट की तरफ हमें लाने का बेसिक जो मकसद था वो क्या था, वो हमें पिंक साल्ट से दूर करना। खेवड़ा की सूरत में हमारे पास पिंक साल्ट की बहुत बड़ी कान मौजूद थी, और जब आप कभी कंपैरेटिव स्टडी करके पिंक साल्ट और आयोडीन साल्ट के मेरिट्स और डीमेरिट्स को देखेंगे तो इसमें आयोडीन साल्ट का एक मेरिट ज़रूर है कि ये गिलहड़ के मर्ज़ को क्या करता है, ख़त्म करता है, कम करता है, लेकिन और बहुत से ऐसे मामलात जो पिंक साल्ट जिन बीमारियों से आपको दूर करता था वो आप फेस कर रहे हैं जिसका हमें अंदाज़ा है ही नहीं। हमारा जो पिंक साल्ट है यहाँ से जब निकलता है वो किस रेट पर जाता है और दुनिया के किस मुल्क में एक्सपोर्ट किया जाता है, जब आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। और वहाँ पर वो कितने रेट में बिकता है ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ी हैरानकुन बात होगी। आज भी अगर हम अपने मुल्क में बात करें तो अगर कहीं पर पिंक साल्ट आपको पहली बात नज़र नहीं आएगा, गांव देहात में अगर वो नज़र आएगा भी सही तो 4-5-10 रुपये केजी के हिसाब से आपको नज़र आ जाएगा। आज भी उसका रेट इतना ही है, 10 रुपये केजी से उसका रेट ज़्यादा नहीं होगा जी, 40 रुपये केजी कर लें। लेकिन यही पिंक साल्ट आपको 1000 रुपये से ऊपर तक बाहर के ममालिक में मिलता है, और लोग इसको बहुत से भी ज़्यादा पसंद करते हैं। जो आपके उसके रीज़न क्या है पसंद, खाली ये नहीं कि वो कोई टेस्ट का उसका मामला है, इनफैक्ट उसके बिहाइंड जो रीज़न है, उसके जो बेनिफिट्स हैं वो इस आपके आयोडीन साल्ट से कई गुना ज़्यादा हैं। तो उसके बाद जो बेसिकली पहाड़ी इलाके के लोग गिलहड़ के मर्ज़ में क्यों होते हैं, उसका रीज़न यही आयोडीन साल्ट वाला है। एक और सवाल पूछा जाता है, आपने वो देखो होगा ब्लाइंड विजन के हवाले से एक चीज़ देखी होगी, एक पंजाबी में हम कहते हैं रताना पहनता है जी। ये रताना क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको रात के वक्त सही नज़र नहीं आता और दिन के वक्त उनको बिल्कुल ठीक नज़र आता है, और ये बीमारी मर्दों में बहुत ज़्यादा है। आप कभी भी किसी औरत को, और इसके अलावा एक और बीमारी है कलर ब्लाइंड की, ख़ास तौर पे कलर ब्लाइंड की बीमारी आप औरतों में नहीं देखेंगे, शायद ही किसी औरत में कलर ब्लाइंड की बीमारी हो, मर्द कलर ब्लाइंड होंगे। कलर ब्लाइंड क्या है, कलर ब्लाइंड बेसिकली ये है कि जब आप बेसिक कलर्स में डिफरेंस ना कर सकें। कोई आप लोगों में से किसी मिलिट्री सर्विस या किसी को कोई इम्तिहान दे के आए हो, कभी मेडिकल टेस्ट दे कर आए हो आप, दिए, तो वो स्पेशल क्या करते हैं, उनके पास एक बुक होती है जिसके अंदर सेम शेड्स के अंदर कोई ना कोई ऐसा लफ्ज़ लिखा होता है, और वो आपसे पढ़ाते हैं कि आप पढ़ें, ये देखने के लिए कि कहीं आप कलर ब्लाइंड तो नहीं है। जो कलर ब्लाइंड होते हैं वो बेसिक कलर और मुख्तलिफ कलर्स के दरमियान फ़र्क नहीं कर सकते। और ये बीमारी तकरीबन आप देखेंगे तो जब भी नज़र आएगी सिर्फ किस में नज़र आएगी, मर्द में नज़र आएगी, औरत में नज़र नहीं आएगी। उसका रीज़न ये है कि हमारा जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर आपको पता होगा कि जो औरत होती है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, XX, और जो मर्द है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, X और Y स्ट्रक्चर होता है। इसी के साथ एक और भी चीज़ ऐड कर लें, एक और भी इस पर रिसर्च है, XYY क्रोमोसोम, ये लॉ के साथ रिलेटेड है, वैसे मेडिकल साइंस का है लेकिन ये प्ली ली जाती है लॉ के अंदर XYY क्रोमोसोम की। जनरल साइंस के साथ इसका कोई तल्लुक नहीं है, लॉ के साथ इसका तल्लुक है, या बायोलॉजी के साथ। XYY क्रोमोसोम क्या है कि इंसानी जिस्म के अंदर कितने पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम के, किसी को पता है? 23 पेयर्स होते हैं। टोटल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं। और अगर वो फीमेल है तो पेयर कैसा होगा, XX का पेयर होगा, और अगर वो मेल है तो वो पेयर क्या होगा, XY का। कुछ मर्द ऐसे हैं, कुछ इंसान ऐसे होते हैं नॉर्मली मर्द, कि उनका जो जेनेटिक स्ट्रक्चर होता है उसमें टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं, 47। एक Y क्रोमोसोम उनमें एडिशनल होता है। और जिन लोगों का जेनेटिक स्ट्रक्चर XYY क्रोमोसोम होगा वो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड होंगे, ज़रा सी बात पर गुस्से में आकर कुछ भी करने वाले होंगे। तो अक्सर जो क्रिमिनल्स हैं जो शॉर्ट टेम्पर की वजह से कोई जुर्म करते हैं, तो पाकिस्तान में बहुत कम बार इसकी प्ली ली गई है, लेकिन इंटरनेशनल जो है लेवल पर इसकी बहुत ज़्यादा प्ली ली जाती है कि वो शख्स अपनी जेनेटिक रिपोर्ट पेश करता है, जी मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरा जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है वो क्या है,
एक्स वाई वाई है, और एक्स वाई वाई को मेडिकल साइंस ये कहती है कि ये लोग बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, ज़रा सी बात पे क्या हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। लेकिन मैं आपको क्या पढ़ा रहा था, किस चीज़ के बारे में पढ़ा रहा था, कलर ब्लाइंड के हवाले से। तो कलर ब्लाइंड के हवाले से इनफैक्ट जो कलर्स को सपोर्ट करने वाला क्रोमोसोम है वो एक्स होता है। कलर को कौन सा सपोर्ट करता है, क्रोमोसोम एक्स। फीमेल्स के अंदर अगर कलर सपोर्ट ख़त्म हो जाती है एक एक्स क्रोमोसोम की सूरत में, तो सेकंड भी क्या है, एक्स, तो बैकअप हमेशा क्या रह जाता है, मौजूद रह जाता है। लिहाजा इनमें कलर ब्लाइंड होने का चांस क्या होता है, बहुत कम। मर्दों में क्या है स्ट्रक्चर, एक्स वाई। अगर किसी मर्द का एक एक्स क्रोमोसोम उस कलर को सपोर्ट करना छोड़ दे तो इसके पास अगला बैकअप नहीं है, दूसरा क्या है, वाई। तो वाई की सूरत में इसका बैकअप नहीं होता, बैकअप नहीं होता तो ऑटोमेटिकली वो क्या होते हैं, मर्द जो है वो कलर ब्लाइंड हो जाते हैं। लेकिन जो फीमेल है वो कलर ब्लाइंड नहीं होती, और कलर ब्लाइंड होने या ना होने के पीछे क्या है, एक्स और वाई वाई। अच्छा, उसके बाद एक और सवाल पूछा जाता है, पिक्चर घड़ा जो हम जिसको कहते हैं जनाब, इसमें पानी ठंडा क्यों रहता है? अगर आप कंपैरेटिवली नोट करें तो इसमें पानी जो है, अगर सेम आप किसी एक उस बर्तन में रख दें, स्टील के या ग्लास के जग में, और एक पानी आप एक जगह पर, कोई भी किसी भी जगह पर, जैसे आजकल का भी मौसम है, आप घड़ा और साथ उसमें 2-3 और किस्म के बर्तन रख के उनमें पानी रख दें, तो आप ये नोट करेंगे कि जो घड़ा है उसका पानी हमेशा क्या होगा, ठंडा। कभी अपने घड़े को हाथ लगाया है, उसकी ठंडक बाहर महसूस होती है कि नहीं होती, होती है। इनफैक्ट है क्या, जो घड़े होते हैं इनके अंदर पोर्स होते हैं, ये पेंटेड नहीं होते कभी भी। कोई भी जो घड़ा होगा वो पेंटेड नहीं होगा। हाँ, अगर आप वो मर्तबान, वो भी बेशक मिट्टी के बने होते हैं ना, जिसमें हम अचार वगैरह रखते हैं, उसमें अगर पानी रखेंगे तो उसके अंदर पानी का गर्म होना वैसा ही होगा जैसे कि आम बर्तन के अंदर गर्म होता है। तो आखिर ऐसी क्या चीज़ है, अगर हम इसको मिट्टी के साथ एसोसिएट करें तो मिट्टी के साथ ये चीज़ एसोसिएट नहीं होती। वो मर्तबान भी किस चीज़ का है, मिट्टी का है, घड़ा भी किस चीज़ का है, मिट्टी का है। तो मिट्टी का इसका कोई ताल्लुक नहीं। इनफैक्ट है क्या कि जब पेंट हो गया तो पोर्स क्या हो गए, बंद हो गए। जो जनरल मिट्टी का घड़ा होता है उसमें पेंट नहीं किया जाता, उसके अंदर पोर्स होते हैं, छोटे छोटे मसाम होते हैं, जिसकी वजह से वो पानी बाहर की तरफ भी आपको क्या होता है, फील हो रहा है। और अगर आप किसी घड़े में पानी डाल के रखें तो वो जगह हमेशा क्या रहती है, थोड़ी थोड़ी गीली रहती है। वजह क्या होती है कि उसमें से पानी जो है वो मसाम के ज़रिए से बाहर आ रहा होता है। तो एवेपोरेशन इसमें बेसिकली जो प्रोसेस होता है, इवेपोरेशन का प्रोसेस जहाँ पर भी होगा वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर आपका जो पानी है वो हमेशा ठंडा रहेगा। तो वो वाटर वहाँ से क्या होता है, इवेपोरेट होता है। इवेपोरेट होने की वजह से कहाँ से इवेपोरेट होता है, घड़े के उन पोर्स की वजह से, और पानी आपका हमेशा क्या रह जाता है, वहाँ पे ठंडा रह जाता है। उसके बाद एक और सिंपल सी बात है जनाब, कि आपने कभी वो देखा है, ये जो आइसक्रीम वाले घूम रहे होते हैं, अभी तो डीप फ्रिज फ्रीज़र ये इस तरह की चीज़ें आ गई ना, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले आ गए, लेकिन फिर भी जो ये फलूदे और आइसक्रीम वाले लोग या कुछ जो गलियों में घूमते हैं, उनके पास जो उस आइसक्रीम को रखने के लिए वो उन्होंने कोई बॉक्स वगैरह बनाए होता है, उसमें वो आप कभी देखें तो साल्ट प्लस आइस दोनों चीज़ें डालते हैं। खाली आइस नहीं डालते, साल्ट प्लस आइस दोनों चीज़ें डालते हैं। तो साल्ट प्लस आइस दो चीज़ें क्यों डाली जाती हैं? वो इसलिए डाली जाती हैं कि जब साल्ट इस आइस के साथ मिलता है तो आइस का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, जिसकी वजह से बर्फ़ जल्दी नहीं पिघलती। तो बर्फ़ को पिघलने से रोकने के लिए। और एक और चीज़ अगर आपने कभी नोट की हो, यही कि कभी अगर आप होटल्स पे जाएं तो होटल्स पे अक्सर जो गोश्त होता है उसमें नमक ज़्यादा होता है। उसकी वजह क्या है, नमक ज़्यादा होगा तो चीज़ जल्दी गलेगी, और नमक ज़्यादा होगा तो चीज़ जल्दी ख़राब भी नहीं होगी। तो कभी भी आप वो चीज़ जब इस तरह की बाहर दुकानों से लेते हैं। और उसके बाद एक और चीज़, कभी आप तंदूर की रोटी खा लें, तंदूर की रोटी में नमक नहीं होता, कम रखा जाता है। तंदूर की रोटी में अगर नमक ज़्यादा रखा जाएगा तो पकने पे ज़्यादा टाइम लेती है, और अगर नमक कम होगा तो वो क्या होती है, जल्दी पक जाती है। अब तंदूर के जब भी आटे की रोटी खाएंगे जो तंदूर पे होती है उसमें नमक हमेशा क्या होता है, कम होता है। नमक कम होने के तो वो आपसे ज़्यादा साइंसदान है कि उनको पता है कि नमक अगर कम होगा तो क्या होगा, उनका जो है वो जल्दी पक जाएगी, टाइम उनका बच जाएगा। इसी तरह अगर सालन में वो नमक क्या रखेंगे, ज़्यादा रखेंगे तो उनका सालन जल्दी ख़राब भी नहीं होगा और गल भी जल्दी जाएगा, उनकी गैस की बचत हो जाएगी। तो आप लोग कहते हैं कि डिग्रियाँ लेकर हम लोग क्या हो गए हैं, सियाने हो गए, लेकिन वो आप लोगों से क्या होते हैं, ज़्यादा सियाने होते हैं जो वहाँ पे बैठे होते हैं। उसके बाद कुछ और क्वेश्चन जनाब इसी के हवाले से जो हमारे बेसिक हैं, ये तो सबको पता ही, तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। ये पिछले साल के पीके के पेपर में भी आया था कि रात के वक्त दरख्तों के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए। मेरे ख्याल में सब लोगों को इस चीज़ का पता होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो ट्रीज़ हैं ये दिन के वक्त क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ करते हैं। रात के वक्त एडवर्स हो जाता है और जो दरख्त हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। तो रात के वक्त अगर उसके नीचे आप सोएंगे तो इनफैक्ट क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड वो जब रिलीज़ करेगा तो वो आपको इफेक्ट करते हैं। लिहाजा ट्रीज़ के नीचे
रात को इसलिए नहीं सोना चाहिए क्योंकि रात के वक्त जो हमारे दरख्त हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं जो इंसान के लिए नुकसानदेह हो सकती है। उसके बाद ग्रीन हाउस ऑपरेटर्स, आपने देखा होगा कि ग्रीन हाउस बनाए जाते हैं मुख्तलिफ। अभी जैसे आजकल एक सिलसिला है कि हमारी, आपने एक चीज़ नोट की होगी अगर, कि पिछले कुछ अरसे से आपको हर वो सब्ज़ी जो कभी किसी एक ख़ास सीज़न में मिलती थी अब हर सीज़न में मिल जाती है। अब वो सीजनल सब्जियों वाले मामलात क्या हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। उसके पीछे रीज़न क्या है कि इनफैक्ट किसी भी सब्ज़ी को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है, वो सर्दी या गर्मी के हवाले से उस पर्टिकुलर टेम्परेचर में उस सब्ज़ी ने क्या होना होता है, अपनी जो ग्रोथ है वो करनी होती है। तो अब क्या कर दिया, ग्रीन हाउस वगैरह बनाकर वो पर्टिकुलर ऐसी चीज़ें कि अगर वो ठंडे माहौल में होने वाली थी, जैसे कि हम सर्दियों में जिन सब्जियों को इस्तेमाल करते थे या वो उनकी ग्रोथ करते थे, अब ग्रीन हाउस की वजह से वही टेम्परेचर वहाँ पर उनको क्या कर दिया जाता है, प्रोवाइड कर दिया जाता है, कि जिसकी वजह से वो टेम्परेचर जो उनको नॉर्मली सर्दियों में रिक्वायर्ड होता है ग्रीन हाउस में, उनको गर्मी में भी वो सेम टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है। और उसके बाद वो तमाम के तमाम, इसमें होता ये है कि जब गर्मियाँ आती हैं तो गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में नॉर्मली जो ग्रीन हाउसेज होते हैं, गर्मियों में इनकी जो रूफ्स हैं, इनकी जो छतें हैं, उनको वाइट पेंट लगा दिया जाता है। अब सवाल ये आया था कि आप ये बताएं कि ग्रीन हाउसेज की जो छतें हैं उनको गर्मियों में वाइट पेंट क्यों किया जाता है। एक कॉमन सी बात आप सब लोगों ने भी सुनी होगी, और वो क्या है कि इंसान का जो कपड़ा है वो मौसम के साथ किस तरह चेंज होना चाहिए। अगर आप गर्मियों के अंदर गहरे रंग के कपड़े पहनेंगे तो गर्मी ज़्यादा महसूस होगी, और अगर आप गर्मियों के अंदर लाइट कलर के कपड़े पहनेंगे तो गर्मी आपको कम महसूस होगी। वो क्लॉक को एक्सक्लूड करके जून के महीने में भी पैंट कोट पहने हुए अगर आपको कोई मखलूक दुनिया में मिलती है तो वो कौन है, वो सिर्फ और सिर्फ, अब भी गर्मी नहीं इतनी है, मैंने इसलिए लगाया हुआ है, ठीक है, कुछ दिनों बाद इधर अपने सर पे एक और लगा लूँगा, कोट फिर भी हमने पहनना वकीलों ने। तो उसमें क्या है, उसमें ये है कि जो लाइट कलर्स हैं वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, और जो डार्क कलर्स हैं वो सनलाइट को क्या करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं। तो इसलिए जब इसका क्या होगा, आप रूफ टॉप को लाइट या वाइट कलर में रखेंगे तो रूफ टॉप जब वाइट होगा तो समर में वो लाइट को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट, क्योंकि ऑलरेडी इनफ हीट उसको अंदर क्या हो रही होती है, गर्मी की वजह से मिल रही होती है। और अगर उसको हम छत को भी डार्क करेंगे तो वो हीट ज़्यादा हो जाएगी, और वो टेम्परेचर जो उसमें हमने मेंटेन रखना था ग्रीन हाउस में, वो क्या हो जाएगा, उस चीज़ जो उसमें हम रख रहे हैं उसकी ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से वो चीज़ को नुकसान हो जाएगा। तो लिहाजा जितने ग्रीन हाउस हैं इसके अंदर क्या होता है कि हमारे जो होते हैं इनके रूफ्स को गर्मियों के अंदर वाइट पेंट इसलिए किया जाता है कि ताकि ये ज़्यादा जो है वो हीट को ऑब्जर्व ना करें। उसके बाद एक और इसमें है जनाब के जो आपके इलाके समंदर के करीब होते हैं वो गर्मियों में भी कुछ क्या होते हैं, ठंडे होते हैं। हम जैसे कहते हैं कराची की आबो हवा मोतदिल है। मोतदिल का मतलब क्या होता है कि जनाब अगर आप मॉडरेट एक उसका एटमॉस्फेयर है कि जब आप देखें कि गर्मियों के अंदर भी वहाँ पर गर्मी का वो लेवल नहीं होता जो कि यहाँ पर होता। उसका रीज़न क्या है, उसका सिंपल सा रीज़न ये है कि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो नॉर्मल हमारी अर्थ के बॉइलिंग पॉइंट से क्या है, ज़्यादा है। ज़मीन जल्दी गर्म हो जाती है और पानी गर्म होने में क्या करता है, वक्त लेता है। तो जो पानी आपका गर्म होने में वक्त लेता है तो उसका फ़र्क क्या होता है, उसका फ़र्क सिर्फ इतना सा होता है कि समंदर के पानी की वजह से, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी है और वो जो पानी है वो गर्मी में जल्दी गर्म नहीं होता, लिहाजा उसके इर्द गिर्द के भी एरिया जो हैं वो उस पानी की वजह से क्या रह जाते हैं, ठंडे तो नहीं, खैर मॉडरेट वो रह जाते हैं। और एक और चीज़ अगर आप कभी नोट करें, सर्दी और गर्मी, उसके लिए आप सिंपल इतना देख लें कि आपका घर, अभी तो खैर ये नलके शलके ख़त्म हो गए हैं और अभी तो लोग उस जो गांव के लोग हैं उनको मोटर के ताज़े पानी का पता होगा, जो लाहौर के लोग हैं इनको ताज़े और ठंडे और गर्म पानी का पता नहीं है। क्या होता था कि जब कोई भी जो हाथ से चलाने वाला नल है अगर हम चलाते थे हैंड पंप, तो उसमें गर्मियों के अंदर जो है वो थोड़ी देर चलाने के बाद ठंडा पानी आ जाता है और सर्दियों में थोड़ी देर चलाने के बाद वो पानी क्या आ जाता है, गर्म। और अगर कभी आप इसको साइंटिफिकली देखें तो गर्मी और सर्दी, वो जो पानी का टेम्परेचर है वो हमेशा क्या होगा, आलमोस्ट सेम होगा। फ़र्क क्या है, एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से जो आपका टेम्परेचर है उसकी वजह से सर्दियों में वही चीज़ आपको गर्म और गर्मियों में वही चीज़ आपको ठंडी महसूस होती है। उसके बाद जनाब इसके अलावा और ऐसे कौन कौन से एक आध सवाल और कर लेते हैं ताकि ये 10 से 15 सवाल हमारे पूरे हो जाएं। अच्छा, इसमें जो बारिश का पानी है वो ज़्यादा फर्टाइल क्यों होता है? इसलिए कि जो बारिश का पानी, जब बारिश होती है तो माहौल और एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद, जो हमारे फ़िज़ा के अंदर मौजूद डिफरेंट नाइट्रोजन और बहुत से ऐसे और मिनरल्स होते हैं वो अपने अंदर ऑब्ज़र्व कर लेता है। जब वो ऑब्ज़र्व करके ज़मीन की तरफ आता है तो ऑटोमेटिकली उसकी जो फर्टिलिटी है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। और उसके बाद रेनबो,
रेनबो का क्या प्रोसेस है? रेनबो का यही प्रोसेस है कि जब बारिश वगैरह आती है तो बारिश के कुछ जो कतरे हैं वो रह जाते हैं, फ़िज़ा में रह जाते हैं, और जब उनमें से सनलाइट गुजरती है तो सनलाइट गुजरने की वजह से क्या होता है कि वो 7 शेड देते हैं, जिसकी वजह से हमें रेनबो नज़र आती है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें जो हमें इर्द गिर्द नज़र आती हैं हमें वैसे ही पता होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जो आप बैठे हैं यहाँ पर इस कमरे में, कल हम ये करेंगे कि कल की क्लास में इस कमरे के अंदर मौजूद जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी के साथ रिलेटेड है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, या कोई भी ऐसी चीज़ और हम जो इस्तेमाल कर रहे होंगे यहाँ पे, या इस कॉलेज के अंदर जो जो चीज़ें हमें नज़र आएंगी, हम उसके बारे में देखेंगे कि ये क्यों है और ऐसा क्यों है। कल हम इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा देखेंगे जो यहाँ पर है, चाहे वो इंटरनेट की सूरत में है, चाहे वो हमारे पास कंप्यूटर की सूरत में है, या ये वेब कैम कैसे काम करता है। थोड़ा सा कल जो है आप लोग अगर इसके बारे में पढ़ के आएंगे तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी। हम इन सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे कि अगर ये आप देख रहे होंगे कि ये तार, ये मोटी तार क्यों लगाई हुई है एसी के साथ, और उसके साथ ये बारीक तार क्यों हमने लगाई हुई है, या किसी भी तार के ऊपर जो है वो डबल जो है वो हमने वो क्यों इस तरह करके, क्या कहते हैं कि सीधे उसका जो होता है प्लास्टिक वगैरह का जो कवर चढ़ाया था, शील्ड चढ़ाई होती है, वो डबल क्यों है, किसी के ऊपर सिंगल क्यों है, इससे क्या फ़र्क है, कहीं पे मोटी तार लगी है, छोटी तार लगी है, इन चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ता है और क्या फ़र्क नहीं पड़ता। कल जो जो राइट लेफ़्ट देखते जाएंगे, जो जो चीज़ हमें नज़र आती जाएगी उस चीज़ के बारे में हम कल पढ़ेंगे कि इनके बिहाइंड रीज़न्स क्या हैं। क्यों ऐसे खोलें।